यानी सीईटी पास करने के बाद आपका काम खत्म नहीं हुआ है, अभी आपको आरआरबी है तो फेज 2 में, एसएससी है तो टायर 2 में, आईबीपीएस है तो मेंस, ये सब आपको देने जाना पड़ेगा। कैबिनेट अप्रूव सेटिंग अप ऑफ नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी टू कंडक्ट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं एनआरए के बारे में, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। देखिए 19 अगस्त 2020 को मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक में केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों, संगठनों में पदों पर भर्ती के लिए एक ही सामान्य परीक्षा यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर मंजूरी दे दी गई है। देखिए मोदी जी ने बहुत ही अच्छा काम किया है। डिफरेंट टाइप्स के जो भी एग्जाम्स होते थे उनकी जगह अब सिर्फ एक एग्जाम्स होगा। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि ये जो भी एग्जाम है सीईटी, ये केवल और केवल सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स के लिए होगा, यानी एसएससी हो गया, आईबीपीएस हो गया, आरआरबी हो गया, इस प्रकार जो सेंट्रल लेवल पर एग्जाम्स होते थे उनके लिए है। तो फिलहाल एनआरए स्टेट लेवल पर लागू नहीं होगा। अब इतनी बात ही थी कि कुछ सवाल यहाँ पर खड़े हो गए। सवाल कैसे? थोड़े से चिंतित करने वाले कि क्या एसएससी, आईबीपीएस और आरआरबी बंद हो जाएंगे, तो क्या जो वैकेंसीज आ रही हैं वो अब नहीं आएंगी? तो देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको इस चीज़ पर बिल्कुल आश्वस्त करना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल बंद नहीं होंगे। ये पूरा मामला क्या है, चलिए समझते हैं। तो ऐसा क्यों किया गया सरकार के द्वारा, अब ये समझने की कोशिश करते हैं। देखिए उम्मीदवारों को राहत देने के लिए एक बहुत बड़ा फैसला है। हमारे प्रकाश जावड़ेकर जी ने ये ट्वीट भी किया और इस ट्वीट में एक लाइन भी लिखी है कि हिस्टोरिक मूव विल बी बेनिफिट नियरली 2.4 एस्पिरेंट्स एवरी ईयर। यानी इस मूव से, इस फैसले से लगभग 2.5 करोड़ लोग हर साल लाभान्वित होंगे। 2.5 करोड़ लोगों को किसी चीज़ से फायदा हो रहा है तो बिल्कुल ये चीज़ होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर ये एक्चुअली मुद्दा क्या है। तो हम सभी जानते हैं कि हम अलग अलग एग्जाम्स को लेकर अलग अलग फॉर्म भरते हैं, उसकी फीस अलग अलग देते हैं। तो यहाँ पर उसी चीज़ का एक तरीके से निराकरण करने की कोशिश की गई है कि उम्मीदवारों को अलग अलग भर्ती परीक्षाएं ना देनी पड़े। इससे विभिन्न भर्ती परीक्षाओं की तिथियां में क्लैश भी नहीं होगा। देखिए एक बहुत बड़ी समस्या थी, कई बार ये आपके साथ भी हुआ हो अगर, कि आपके 2 एग्जाम सेम डेट पे फंस गए। अब आप कहाँ जाएंगे? एक लखनऊ में है, दूसरा इलाहाबाद में है, आप दोनों में से किसी एक ही जगह जा सकते हैं और उस डिलेमा में शायद आप कहीं भी ना पहुंच पाएं। तो ये भी एक प्रॉब्लम होती थी। तो यहाँ से ये प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो जाएगी कि हम जब एसएससी का फॉर्म भरते हैं, जब रेलवे का फॉर्म भरते हैं, जब आईबीपीएस का फॉर्म भरते हैं, तो यहाँ पर हमें बार बार अलग अलग एजेंसीज को पैसे देने पड़ते थे हमारा एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए। बट अब हमें सिर्फ एक बार पैसा देना होगा और हम इन तीनों जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ फायदे और भी हैं। प्रकाश जावड़ेकर जी ने और भी फायदे बताए कि उम्मीदवारों को कई एजेंसी द्वारा आयोजित की गई परीक्षाओं में उपस्थित होना पड़ता था। परीक्षा के शुल्क के अलावा उम्मीदवारों की यात्रा, बोर्डिंग, लॉजिंग, इस प्रकार के अन्य खर्चों के लिए अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ता था। इस एकल परीक्षा में उम्मीदवारों पर वित्तीय बोझ काफी हद तक कम हो जाएगा। बिल्कुल सही है। हम जब अलग अलग एग्जाम्स देने जाते हैं तो अलग अलग शहरों में हमें जाना पड़ता है। अगर आप शहर में रह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और एल्स अगर आप गांव में रह रहे हैं तो वहां से हो सकता है आपका एग्जाम सेंटर 50 किलोमीटर दूर हो, 100 किलोमीटर दूर हो, कभी कभी तो ये भी होता है कि 150 किलोमीटर गाँव में बच्चे रहते हैं अंदर। तो इनको बहुत लंबा ट्रैवल करना पड़ता था एग्जाम सेंटर तक पहुंचने के लिए। और क्योंकि ये जगह इनके लिए नई होती थी तो इन्हें ये भी नहीं पता होता था कि सही जगह पर जाना कहाँ, और इसी कारण कई बार बहुत सारे बच्चों के एग्जाम्स भी मिस हुए हैं। तो ये एक अच्छा फैसला है कि अब यहाँ पर सेंटर्स, नंबर ऑफ सेंटर्स ज़्यादा बनाए जा सकेंगे ताकि हर जिले में, हर गाँव के पास एक सेंटर रहे ताकि बच्चे को ज़्यादा दूर घर से ना जाना पड़े। अब देखिए अभी की जो परीक्षा हमारी प्रणाली थी और सीईटी की परीक्षा प्रणाली में क्या अंतर है वो समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हम स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है, इनमें से कुछ लोग एसएससी का फॉर्म भरते हैं, कुछ आईबीपीएस का फॉर्म भरते हैं, कुछ आरआरबी का फॉर्म भरते हैं, कुछ अदर स्टेट एग्जाम्स या और भी जो एग्जाम्स बीच बीच में निकलते रहते हैं उनके फॉर्म भरते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है कि हमें चाहिए सरकारी नौकरी, तो यहाँ पर हमें वही सारे फैक्टर्स का सामना करना पड़ता है कि यहाँ भी फीस देनी है, यहाँ के लिए भी ट्रैवल लगेगा, फीस सब जगह देनी है, ट्रैवल सब जगह लगेगा। अगर कोई 2 एग्जाम सेम डेट पे क्लैश हो गए तो मुझे किसी एक एग्जाम्स को छोड़ना पड़ता था। तो अब इन सारी चीज़ों को हटाकर सरकार ने काम किया है सीईटी को लाकर कि अब इन सारे एग्जाम्स को हटाकर
एक सीईटी कंडक्ट कराया जाएगा। एनआरए सीईटी है क्या? देखिए, सीईटी का मतलब होता है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। एनआरए एक टेस्टिंग एजेंसी है जो गैर राजपत्रित पदों के लिए प्रीलिम्स परीक्षा आयोजित करने के लिए जिम्मेदार होगी। इसका मतलब समझे। देखिए, एनआरए एक एजेंसी है, वो एक एग्जाम कंडक्ट करेगी जिसका एग्जाम का नाम होगा सीईटी यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा कि ये एक प्रकार से एजेंसी है और ये उसके एग्जाम का नाम है। एनआरए एक ऑनलाइन सीईटी आयोजित करेगा। आरआरबी, आईबीपीएस, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल के लिए स्क्रीनिंग या प्रीलिम्स परीक्षा के रूप में काम करेगा। तो यहाँ पर एक बात बहुत ध्यान देने वाली कि ये जो सीईटी है, सीईटी हमारे लिए है, ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार का स्क्रीनिंग टेस्ट है, प्रीलिम्स टेस्ट है। हम सभी जानते हैं कि आरआरबी में, चाहे आरआरबी हो, चाहे आईबीपीएस हो, चाहे एसएससी हो, सभी में टायर 2, टायर 1, स्टेज 1, स्टेज 2 होता है। तो देखिए, इन सब का स्टेज 1 मिलाकर एक एग्जाम बना दिया गया सीईटी। अब इनके स्टेज 2 के साथ क्या होगा? तो देखिए, वो कहीं नहीं जाएंगे। समझने की कोशिश करिए। एक ग्रुप सीईटी देने गया, इसके बाद होगा ये कि अब जो लोग यहां पर पास होंगे या क्वालिफाइड होंगे, उम्मीदवारों को परीक्षाओं के लिए टायर 2 और 3 के लिए उपस्थित होना होगा। यानी सीईटी पास करने के बाद आपका काम खत्म नहीं हुआ है। अभी आपको आरआरबी है तो फेज 2 में, एसएससी है तो टायर 2 में, आईबीपीएस है तो मेंस, ये सब आपको देने जाना पड़ेगा। तो सीईटी क्लियर करने का ये मतलब बिल्कुल नहीं समझिए कि आपकी नौकरी लग गई। ये तो सिर्फ एक फेज है, प्रीलिम्स है। ये क्लियर किया तो आपको फिर आपके रिस्पेक्टिव जिसका भी आपने ऑप्ट किया है चॉइस में, उसके पास आपको उसका टायर 2 देने जाना पड़ेगा। तो देखिए, मैंने आपको बोला था ना कि आरआरबी कहीं नहीं जा रहा, वो टायर 2 लेगा। एसएससी भी कहीं नहीं जा रहा, टायर 2 लेगा, और आईबीपीएस भी मेंस लेगा। इन सभी ने अपना प्रीलिम्स एग्जाम्स का ठेका सीईटी को दे दिया, या सीईटी तो एक नाम है, एनआरए को दे दिया है। सिंपल सी बात है, बस इतनी सी। एक इंपॉर्टेंट बात, यूपीएससी या लोक संघ सेवा आयोग ग्रुप ए और ग्रुप बी के पदों के लिए भर्तियां परीक्षा आयोजित करता है। यह परीक्षाएं एनआरए के दायरे में नहीं आएंगी। गौर करिएगा, जो भी लोग पीएससी, यूपीएससी की परीक्षाएं के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनका सीईटी या एनआरए से कोई लेना देना नहीं है। उनके लिए उनके पेपर में कुछ भी चेंज नहीं होगा। ये उन्हीं परीक्षाओं के लिए है। कौन कौन सी? फिलहाल के लिए आरआरबी, एसएससी और आईबीपीएस। ये सिर्फ इन्हीं 3 एग्जाम्स पर फिलहाल के लिए सीईटी लागू होगा, एनआरए लागू होगा। यूपीएससी, पीएससी वाले स्टूडेंट्स बिल्कुल भी इस चीज से डिस्ट्रैक्ट ना हो, उनके एग्जाम में कोई भी चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पर मैं कुछ कॉमन क्वेश्चंस ले लेता हूँ जो आप सभी के दिमाग में आ रहे होंगे। जैसे, एनआरए द्वारा आयोजित सीईटी कितने चरणों का होगा? तो देखिए, यहाँ पर बेसिकली 3 चरण होंगे। कौन कौन से? या 3 स्तर होंगे, 10वीं, 12वीं और स्नातक। यानी आप नौकरी करने के लिए 3 जगहों से एंट्री ले सकते हैं, 10वीं, 12वीं और स्नातक। यहाँ पर तीनों परीक्षाओं का लेवल अलग अलग होगा। इन सब के लिए पेपर अलग अलग सेट होगा, अलग अलग डेट्स पर होगा। तो जो व्यक्ति 10वीं के लिए या 10वीं के आधार पर परीक्षा दे रहा है, उसके लिए अलग पेपर होगा, 12वीं वालों के लिए अलग पर होगा, और स्नातक के बेस पर या ग्रेजुएशन के बेस पर जो पेपर दे रहा है उसके लिए अलग होगा। परीक्षा हर साल ऑनलाइन मोड में 2 बार आयोजित होगी। एक बहुत अच्छी बात है कि आपको एक साल में 2 मौके मिलेंगे। तो मैं बोल सकता हूं कि हर 6 मंथ्स के गैप में आपको एक मौका मिलेगा सीईटी देने का और अपने स्कोर कार्ड को सुधारने का। सीईटी की क्या होगी वैधता? तो देखिए, इसका जो स्कोर कार्ड है वो 3 साल तक वैध रहेगा। अच्छी बात यह है कि यहां पर आपको जो आपका बेस्ट स्कोर होगा, जो हाईएस्ट स्कोर होगा, वही कंसिडर किया जाएगा। एक एग्जाम्पल से समझे कि आज अगर आप सीईटी देते हैं और आपके 70 नंबर आते हैं 100 में से, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मुझे तो ये भी नहीं पता कि सीईटी कितने नंबर का होगा, पर एक एग्जाम्पल के तौर पर कि अगर 100 में से 70 नंबर आए, तो जब तक आप अगला सीईटी नहीं दे देते तब तक आपका स्कोर 70 ही माना जाएगा। अगला सीईटी पर अगर आपका स्कोर 75 हो गया, तो फिर इसके बाद से आपका बेस्ट स्कोर 75 है, यानी इससे तो ज्यादा ही है। तो यहां पर आपका नेक्स्ट स्कोर या आगे आप 75 स्कोर ही दिखाएंगे सबको। बट अगर अनफॉर्चुनेटली आपका स्कोर 65 आ गया, तो आगे आप 65 नहीं दिखाएंगे, आगे आप अभी भी 70 ही दिखाएंगे। यानी आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस रहेंगे, मल्टीपल मौके रहेंगे आपके पास कि आप अपना स्कोर बेहतर कर पाए। तो उनमें से जो सबसे बेहतर स्कोर है उसी को गिना जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी बात है।
सीईटी का सिलेबस, देखिए ये बहुत ही ज़्यादा सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। मुझे पता है कमेंट्स में सबसे ज़्यादा यही पूछा जाएगा कि आखिर सीईटी का सिलेबस है क्या। तो देखिए मैं आपको बता दूं, ये एक प्रीलिम्स एग्जाम्स है, ये सिंपल एक एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। और एप्टीट्यूड टेस्ट में मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, यहाँ पर 3 चीज़ें तो होंगी ही होंगी। कौन कौन सी? मैथ्स, रीजनिंग और साथ में होगा जीएस। अब यहां पर आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि सर इंग्लिश का क्या हुआ, सर हिंदी का क्या हुआ, हमारी लैंग्वेजेस का क्या हुआ। तो देखिए यहां पर एक छोटा सा दिक्कत यह है कि आरआरबी जो है वो अपने साथ लैंग्वेज पेपर नहीं लेता, पर आईबीपीएस और एसएससी ये दोनों ही इंग्लिश या कई पेपर्स में हिंदी भी लेते हैं। तो यहाँ पर लैंग्वेज के बारे में बोलना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा कि इंग्लिश आएगा, हिंदी आएगा, कि कुछ भी नहीं आएगा या दोनों आएगा। बट मैथ्स, रीजनिंग और जीएस इतना तो आएगा ही आएगा। तो अभी तक आप जो भी पढ़ रहे थे उसको प्लीज़ कंटिन्यू रखें। आप इतना तो पढ़ ही रहे थे अभी तक, तो इसको कंटिन्यू रखें, जीएस, रीजनिंग और मैथ्स। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड